स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि अब इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ, बिहार के 50 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए की राशि भेजने की तारीख सामने आ गई है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके अकाउंट में पैसा बहुत जल्द आने वाला है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त बैंक खाते में भेजने की घोषणा शनिवार को कर दी गई है। 26 सितंबर को इस योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इसे लेकर के पटना मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री लगभग 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने बिहार के सभी डीएम को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जी हाँ, वहीं पर सभी 38 जिला मुख्यालय में डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें जनप्रतिनिधि के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी एवं स्वयं सहायता समूह की 1000 महिलाएं भाग लेंगी। यह सभी 534 प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोस्तों तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती स्वीकार कर ली है। कहा कि बिहार का बेटा हूं, गीदड़ भपकी से नहीं डरता हूं। दरअसल 2 दिन पहले ही बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस बार जनता तेजस्वी यादव को ऐसा सबक सिखाएगी कि अगली बार वे चुनाव में उतरने से पहले ही सोचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को तेजस्वी यादव ने चुनौती के रूप में लिया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के बेटे हैं और इस तरह की गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है। पहले लालू जी ने उन्हें रोका था, अब उनका बेटा रोकेगा। जब बिहार अधिकारी यात्रा के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव है तो फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, एक एक कर पूरा केंद्र कैबिनेट आएगा। भाजपा शासित सभी राज्यों के सीएम आएंगे, बिजनेसमैन, आरएसएस के लोगों के साथ और ढोंगी बाबा भी आएंगे। इसके साथ ही सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सहित सभी एजेंसियां भी आएगी। लेकिन इन सब से लड़ने के लिए तेजस्वी यादव अकेला खड़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार अधिकारी यात्रा के दौरान जनता के मोड को परखा है। यहाँ की जनता सब अब बदलाव के मोड में है। जनता का मानना है कि 20 साल शासन में रहने के बाद भी यहाँ पर स्थिति नहीं बदली, कोई उद्योग धंधे नहीं लगे, रोजगार के लिए पलायन खत्म नहीं हुआ। ऐसे में इस बार बदलाव निश्चित है। वहीं पर इस दौरान सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किए जाने को लेकर के जदयू के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव बाद खुद इस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है, इसलिए उनकी बातों का कोई भी भरोसा नहीं है। दोस्तों जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव निसंदेह यात्रा निकाल सकते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें इस यात्रा में युवाओं की नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए। जब उन्हें ये बताना चाहिए कि अभी तक उन्होंने नौकरी के बदले ली गई युवाओं की जमीन वापस क्यों नहीं की है। नीरज कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव से जब इस संबंध में सवाल करो तो फिर वे कहते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, मेरी तो उस समय मूंछ भी नहीं आई थी। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा समय है। जब पितृपक्ष का समय चल रहा है, आपके पास अच्छा समय है, आप अपने पिता की गलती को सुधार लीजिए और जिन लोगों से आपके पिता ने जमीन ली थी उन्हें वापस लौटा दीजिए। वहीं पर उन्होंने कहा है कि मैं तो कहूँगा कि ये सभी जमीन आप पिछड़ों और फिर अति पिछड़ों को लौटा दीजिए। ऐसा करने से आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के उस पोस्ट पर भी जदयू नेता ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा एक बहन और फिर एक बेटी का फर्ज निभाया, मेरी अपनी खुद की कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। इस पर नीरज कुमार ने कहा है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। अब मैं समझता हूं कि लालू प्रसाद यादव के पाले में गेंद है, जो उनको ही मुख्य फैसला लेना है। उन्हें अपनी बेटी के मन की पीड़ा का ध्यान रखना होगा और फिर इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव सीएम चेहरा घोषित हो गए हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। उन्होंने कहा है कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तेजस्वी ही विकास और बदलाव का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने सभी गठबंधन दलों से अपील की है कि वे एकजुट होकर के तेजस्वी को आगे बढ़ाएं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में चुनावी प्रचार जोरों पर है और फिर हर पार्टी अपनी रणनीति को धार दे रही है।
शैलेश सिंह ने यह भी कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा। इसी बीच तेजस्वी यादव के कलम बांटने अभियान को लेकर हुई सियासत गर्मा गई है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी कलम बांट नहीं रहे हैं बल्कि फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले तेजस्वी को खुद कलम का सही इस्तेमाल सीखना चाहिए, फिर दूसरों को शिक्षा देने की बात करनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर एनडीए को हथियार बांटने का आरोप लगाने को लेकर के भी निशाना साधा है और कहा है कि वे अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आरजेडी ने इसका करारा जवाब दिया है। आरजेडी पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार अधिकार यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ से विरोधी घबरा गए हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी का अभियान अब अनस्टॉपेबल हो चुका है और फिर जीत की ओर बढ़ रहा है। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि मोकामा जैसे क्षेत्र जहां पर पहले AK-47 बांटी जाती थी, वहां अब तेजस्वी ने कलम बांट करके शिक्षा और फिर बदलाव का संकेत दिया है। बिहार की राजनीति में अब चुनावी मुद्दे के साथ साथ बयानबाजी भी चरम पर है। दोस्तों, बिहार को भ्रष्टाचार लूट रहे हैं। यह दरअसल बात है कि बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। यह चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है, सीट शेयरिंग पर मंथन किया जा रहा है, साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप भी जम करके लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और फिर लूट के गंभीर आरोप लगाते हुए जम करके निशाना साधा है। जब वैशाली जिले में अपनी अधिकार यात्रा के समापन के दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर कई तीखे वार किए। उन्होंने कहा है कि एनडीए सालों से बिहार को लूटता आ रहा है और फिर अब भी लूट रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले 20 सालों में एनडीए ने लोगों के लिए क्या किया है। उन्होंने बिहार को लूटा है और अभी भी लूट रहे हैं। प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्ष को परेशान किया है। जब कई अधिकारियों के घरों में पैसे मिल रहे हैं, जब बिहार की जनता सब जानती है। वहीं पर आरजेडी नेता ने आगे कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम किसी भी भ्रष्टाचारी या फिर अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह कोई भी हो। जब सभी को सजा मिलेगी, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि पिछली बार केवल वोट ही नहीं चुराए गए थे, जब हमारी सीटें भी चुराई गई थी, वरना पिछली बार की ही हमारी सरकार बन जाती। लेकिन इस बार हम कोई बेईमानी होने नहीं देंगे और फिर सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हमें इतनी बड़ी भीड़ और फिर समर्थन की उम्मीद नहीं थी। लोग दिन रात धूप बारिश की परवाह किए बिना इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मौजूदा सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। लोग बदलाव के मोड में हैं, लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। वहीं पर उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को कलम कारखाने काम का हक मिलना चाहिए। वे चाहते हैं कि बिहार में निवेश हो, कारखाने लगे, रोजगार मिले, पलायन से मुक्ति मिले। जहाँ इस सरकार ने लोगों को क्या दिया, लोगों को घर में घुस करके गोली मारी जा रही है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार उन्हें बचा रही है। वहीं पर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी। इस यात्रा का मकसद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को एकजुट करना है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार को वित्तीय अराजकता में धकेल दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि संस्थागत भ्रष्टाचार और फिर संगठित लूट की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ के लोगों को लगातार कई नई सौगातें मिल रही है। राजधानी पटना में अब जल्द ही वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और IWAI ने इस अनोखी सेवा के लिए करार किया है, वाटर मेट्रो। जी हाँ, यानी कि पानी में चलने वाला मेट्रो। वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक जहाज से लोग सुरक्षित, आरामदायक और फिर प्रदूषण मुक्त यात्रा कर सकेंगे। साथ ही साथ इस सेवा से शुरू होने से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। जब पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के पर्यटन विभाग ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ गुजरात के भावनगर में एक अहम समझौता पत्र पर करार किया। इस पहल का मकसद राजधानी पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने और अनुकूल शहरी जल परिवहन प्रणाली का विकास और फिर संवर्धन करना है। यह इस सेवा के शुरू होने से लोगों को सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और फिर आधुनिक परिवहन की सुरक्षा सुविधा मिलेगी। वहीं पर राजधानी पटना देश के उन 18 शहरों में शामिल हो गई है जहां पर दक्ष और फिर आधुनिक शहरी जल परिवहन प्रणाली तैयार की जा रही है। दोस्तों, बिहार का सियासी पारा एकदम चढ़ा हुआ है। इसके लपेट में मुंबई के ठाकरे ब्रदर्स भी आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसका बिहार के लोगों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पूछा है कि दिल्ली की लड़ाई को बिहार क्यों लाया जा रहा है। जब बिहार का नौजवान बाहर काम करने जाते हैं और अपमानित होते हैं तो ना मोदी कुछ बोलते हैं और ना ही राहुल गांधी। उन्होंने मुंबई में बिहारी और फिर हिंदी भाषियों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि टुटपुंजिया और फिर लंपट
एलिमेंट राज ठाकरे बीजेपी के सहयोगी है और दूसरे उद्धव ठाकरे महागठबंधन के, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी जी आकर के राहुल गांधी को बोल रहे हैं, राहुल गांधी आकर के मोदी जी को बोल रहे हैं, जब उससे बिहार के लोगों को क्या लेना देना है। जब आपकी लड़ाई दिल्ली की है तो फिर उसे बिहार क्यों लेकर के आ रहे हैं। बिहार का लड़का जब बाहर जाता है मजदूरी करने और फिर वहाँ के लोग उसे अपमानित करते हैं, मारते हैं, तो फिर ना तो मोदी बोलते हैं और ना ही राहुल गांधी बोलते हैं। जब मुंबई में बिहार के लड़कों और हिंदी भाषियों को मारा गया तो एक मारने वाला राज ठाकरे जो टुटपुंजिया वहाँ का नेता है, लंपट एलिमेंट है, वह भाजपा का सहयोगी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू परिवार में महाभारत छिड़ गया है। राजद सुप्रीमो और फिर अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पार्टी और फिर परिवार से दूर हो गई है। जब उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केवल वही व्यक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा जो राजद का सक्रिय सदस्य होगा। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने राजद के टिकट पर तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। यह बयान तब सामने आया है जब अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की निजी तस्वीरें वायरल होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस घटना के बाद से ही तेज प्रताप यादव राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए थे। इसके बाद तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। यही नहीं, कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में जाकर के बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे थे। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी राजद सहित परिवार के सभी लोगों को अनफॉलो कर दिया है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू परिवार में भूचाल मच गया है। पहले लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने बगावती सूट दिखाया, तो फिर अब लालू यादव को किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य भाई, पार्टी और फिर परिवार से दूर हो गई है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्राइवेट करने के साथ ही परिवार के नजदीकी लोगों को भी अनफॉलो कर दिया है। वह एक्स पर 61 लोगों को फॉलो करती है, जिसमें परिवार के सदस्य के रूप में सिर्फ बहन मीसा भारती है जो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद है। इसके अलावा ना तो राजद और फिर ना ही परिवार के किसी सदस्य को वह फॉलो करती है। यह इसे एक प्रकार से रोहिणी का तेजस्वी के खिलाफ विरोधी तेवर माना जा रहा है। दरअसल लालू परिवार का अंदरूनी विवाद इतना गहरा गया है कि राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा होने लगी है कि क्या अब तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य पार्टी से किनारा कर लेगी। यह संकेत रोहिणी आचार्य के हाल ही के सोशल मीडिया पोस्ट से मिल रहा है। इस पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, साथ ही साथ याद दिलाई है कि वे बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाती हैं। वहीं पर बढ़ते विवाद को देख करके रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर दिया। रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि क्यास लगने लगे हैं कि रोहिणी आचार्य भी तेज प्रताप यादव की तरह पार्टी से किनारा कर लेगी। बढ़ते विवाद को देखते हुए रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर लिया है। शनिवार सुबह 8 बजे के बाद अचानक उनका अकाउंट प्राइवेट हो गया और फिर पुराने सभी पोस्ट गायब हो गए। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैंने एक बेटी और फिर बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मा सम्मान सर्वोपरि है। उनका ये पोस्ट इस ओर इशारा करता है कि परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटी हुई जा रही है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को अपनी एक किडनी दी है। जब लालू यादव के दोनों किडनी खराब होने के बाद सिंगापुर में उनकी इलाज हुई, जहां बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को अपनी एक किडनी दान कर दी। वहीं पर इन दोनों पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य भी अब राजद से किनारा कर सकती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आश्चर्य जताया है कि सम्राट चौधरी ने 10वीं की परीक्षा पास किए बिना डीलिट की डिग्री प्राप्त की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये राज्य की राजनीति में पारदर्शिता और फिर जवाबदेही के लिए गंभीर चुनौती है। प्रशांत किशोर ने जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और फिर राज्य मंत्री अशोक चौधरी पर पिछले 3 वर्षों में कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की जमीन संबंधित और फिर अवैध तरीके से खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि राज्य सरकार के कुछ नेता भ्रष्ट आचरण में लिप्त है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के ध्यान में आना चाहिए। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के राजनीतिक और फिर कानूनी इतिहास का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि सम्राट चौधरी का असली नाम सम्राट कुमार मौर्य है। 1998 में उन पर कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को बम से उड़ाने का आरोप लगा था। सदानंद सिंह सहित 6 लोगों की हत्या के भी आरोप लगे थे। तब वे खुद को नाबालिग बताकर के जेल से बाहर आए। इस घटना के
कुछ समय बाद वे बिना विधानसभा या फिर विधान परिषद सदस्य मंत्री बने थे। 6 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सम्राट चौधरी ने अपने मैट्रिक यानी कि 10वीं परीक्षा के नंबर प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने 234 अंक प्राप्त किए और फिर फेल हुए। वहीं पर 2010 में दिए गए हल्फनामे में भी सम्राट चौधरी ने खुद को 7वीं पास बताया। प्रशांत किशोर ने इस तथ्य को राज्य की राजनीतिक और फिर शैक्षणिक पारदर्शिता के लिए गंभीर मुद्दा बताया है। वहीं पर इस बयान के माध्यम से प्रशांत किशोर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार के नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनके चुने हुए नेता कितने योग्य और फिर पारदर्शी है। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार, जमीन सौदे और फिर नेताओं की योग्यता पर खुला सवाल उठाने की आवश्यकता बताई है। दोस्तों, एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि बिहार चुनाव में खुद की स्थिति को लेकर के उन्होंने कहा कि मेरी ताकत का एहसास सभी को है, चाहे वह फिर बीजेपी, आरजेडी हो या फिर इंडिया गठबंधन, हर कोई हमारी ताकत को जानता है। जैसे साल 2020 में जब हम लोगों ने 5 सीट जीती थी तो फिर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा है कि बिहार का दलित समाज और फिर मुस्लिम समाज दो लोगों के कारण बर्बाद हुआ है, एक जो मौका परस्त है और एक फिरका परस्त है। इन लोगों ने ही बिहार को बर्बाद किया है। बिहार में सबसे बड़ी आबादी को ये लोग आज कहां ढकेल दिया है, ये हर कोई जानता है। इन लोगों के बारे में आज तक कोई भी नहीं बोला है, केवल एआईएमआईएम नहीं बोला है। वहीं पर मुस्लिम समाज की जातियों पर भी अख्तरुल ईमान ने बात कही है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हर धर्म में कुछ न कुछ जातियों में लोग बटे हुए हैं, ऐसा ही मुसलमानों में भी है, लेकिन उनको जिस हिसाब से उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी आज तक उनको नहीं मिली है। जात बिरादरी अलग हो पर जो सरकारी व्यवस्था मिलनी चाहिए वह आज तक नहीं मिली है। वहीं पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार में मुसलमानों के साथ अनदेखी की जाती है। आरजेडी के पास आज भी मुसलमान ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 0.5% मुसलमान हैं। उन्होंने कहा है कि लालू और तेजस्वी यादव सभी ने मुसलमानों को ठगा है। आरजेडी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान ना उठे। उन्होंने कहा है कि आरजेडी को आज केवल एक ही आदमी चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि यादव और फिर आज बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमान इस हालात के लिए भी खुद ही जिम्मेदार हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमें सभी ने लूटा है, किसी ने भी हमारे साथ सही इंसाफ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई भी झटका करता है तो कोई हलाल करता है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आज की स्थिति के लिए वे जिम्मेदार हैं जिसने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल बिहार पहुंची, बिहार के गयाजी पहुंची, जहां पर वह विष्णुपद मंदिर में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की है। गयाजी हवाई अड्डे पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और फिर राज्य के मंत्री प्रेम कुमार ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति के गयाजी दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष की कामना के लिए मंदिर में पिंडदान तथा जल अर्पण करेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार ने युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं शुरू की है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार युवाओं, महिलाओं और फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। जहां अब तक इन पहलों के तहत हजारों लाभार्थियों को करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 43,870 लाभार्थियों को कुल 3,125 करोड़ रुपए की परियोजना राशि से सहायता प्रदान की गई है। ये योजना नए उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसे 50% ऋण और 50% अनुदान में विभाजित किया गया है। वहीं पर युवा उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को केवल 1% ब्याज पर ऋण भी दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में 1333 लाभार्थियों को 52 करोड़ रुपए की सहायता की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। वहीं पर बिहार लघु उद्यमी योजना से अब तक 71,740 लोगों को लाभ हुआ है और कुल 570 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इस योजना के तहत स्वरोजगार उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 3 किस्तों में अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इनमें से 11,535 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 57 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को सशक्त बनाना और फिर बेरोजगारी कम करना है। वहीं पर उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार के युवा, महिलाएं और फिर उद्यमी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और सरकार हर कदम पर उनके साथ है। वहीं पर अधिकारियों ने कहा है कि ये योजनाएं राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और फिर नवोदित उद्यमियों के जीवन में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
दोस्तों, किशनगंज से ताल्लुक रखने वाले बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के खिलाफ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज मर्डर केस खुलवाने हाईकोर्ट गई है। जी हाँ, और सीबीआई से जांच करने की मांग की है। दरअसल जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के खिलाफ पार्टी के अभियान को जारी रखते हुए बताया है कि दल के लोगों ने 18 साल पुराने किशनगंज के राजेश शाह हत्याकांड की जांच के लिए परिवार को साथ लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। जनसुराज से जुड़े हुए सीनियर वकील वाई गिरी ने बताया है कि याचिका दाखिल हो गई है और इस पर जल्द सुनवाई होगी। प्रशांत किशोर ने जुलाई में राजेश शाह की मां और फिर बहन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आरोप लगाया था कि दिलीप कुमार जायसवाल को बचाने के एवज में किशनगंज के तत्कालीन एसपी की बीवी को भाजपा नेता ने अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया था। वहीं पर प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में एक पीसी में कहा है कि दिलीप जायसवाल पर राजेश शाह की हत्या का जो आरोप है उस केस को हमने छोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने केस में क्लीन चिट हासिल कर लिया था, उसको फिर से खोलने के लिए मां और बहन के साथ हाईकोर्ट गए हैं। प्रशांत किशोर ने साथ बैठे हाईकोर्ट के सीनियर वकील वाई गिरी की ओर देखते हुए कहा है कि इस केस को वे देख रहे हैं। वाई गिरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी मां ने शिकायत की थी कि राजेश शाह की हत्या में दिलीप जायसवाल का हाथ है। वहीं पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसकी ठीक से जांच हो, लेकिन जांच ठीक से नहीं हुई और दिलीप जायसवाल को बचा लिया गया। वहीं पर एसपी ने ऐसी रिपोर्ट दी है जो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि हमने मुकदमा दायर किया है कि किस तरह जाँच को दिग्भ्रमित करके दिलीप को बचाया गया। एसपी की पत्नी को डॉक्टरी में एडमिशन मिला। उन्होंने कहा है कि हत्या हुई है तो फिर किसी ने मारा है या किसी की साजिश है, पुलिस ने उसे छुपा लिया है, जिसे सामने लाया जाए। उन्होंने कहा है कि सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के खिलाफ प्रशांत किशोर के इस एक्शन को आप किस नज़रिए से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने एनडीए में अपने सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी पर बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी की नाराजगी पर चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे घरों में ही कुछ ऐसा है कि हमारे सारे चाचा नाराज हो जाते हैं। हम अपने में सुधार करेंगे कि हमारे चाचा नाराज ना हो। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री है। बीते कुछ समय से दोनों ही नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती रही है। इस कारण बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की एकता पर सवाल उठते हैं। वहीं पर एक समाचार यूट्यूब चैनल से हालिया इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जीतन राम मांझी उनसे बहुत बड़े और फिर सम्माननीय हैं। जहाँ उनकी नाराजगी मेरे सिर आंखों पर है, मुझे उनसे कतई नाराजगी नहीं है, या न किसी तरीके का कोई भी विवाद है। चिराग पासवान ने कहा है कि उनसे उनके सभी चाचा नाराज रहते हैं। जहाँ उनका इशारा मांझी के साथ ही अपने सगे चाचा और फिर रालोसपा प्रमुख पशुपति पारस से है। तो पारस से चिराग पासवान का अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर के पूर्व में काफी विवाद हुआ था। नतीजतन लोजपा के दो गुटों में बढ़ गए। वहीं पर प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे विपक्षी नेताओं द्वारा तारीफ किए जाने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी मर्यादा की लकीर को बरकरार रखा है। उन्होंने गरिमा से नीचे जाकर के किसी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है या किसी के लिए कभी व्यक्तिगत प्रहार नहीं किए हैं ताकि कभी उनसे नजरें मिलाए तो फिर असहज हो जाए। वहीं पर चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं। ये भले ही हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन राबड़ी देवी मेरी माँ है और फिर मीसा भारती मेरी बड़ी बहन है। ये कोई नहीं झुटला सकता है। प्रशांत किशोर मेरे मित्र हैं, इसे भी कोई नहीं झुटला सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति और फिर मनोरंजन का एक जबरदस्त मेल होने की संभावना है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और भोजपुरी प्रभाव को लेकर की चर्चाएं जोरों पर है। जी हाँ, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, उनकी पत्नी ज्योति सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और रितेश पांडे जैसे नाम चर्चा में हैं। भोजपुरी सितारों को राजनीतिक इस्तेमाल 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और ये सिलसिला 2025 में भी जारी रहने की उम्मीद है। जहाँ भोजपुरी सिनेमा के सितारे अपनी लोकप्रियता के कारण बिहार में काफी राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। खास करके भोजपुरी अपनी क्षेत्रीय जैसे कि सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर और फिर पूर्वी बिहार में इनका प्रभाव ज्यादा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कई भोजपुरी सितारे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं पर भोजपुरी सिनेमा के पवन सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन हार गए थे। बिहार में खास करके युवाओं और फिर ग्रामीण मतदाताओं के बीच उनकी जबरदस्त लोकप्रियता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। वह बिहार चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ सकते हैं या किसी
छोटी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। वहीं पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की है। उन्होंने आनंद मोहन समेत कई राजपूत समुदाय के नेताओं से भी संपर्क किया है। हालांकि ज्योति सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पति पवन सिंह से काराकाट चुनाव निर्वाचन में जोरदार प्रचार किया था, लेकिन वे जीत नहीं पाई थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जीत उनके पति पवन सिंह को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। वहीं पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोकप्रिय है, जहां उनकी सामाजिक सक्रियता और फिर राजद नेताओं खास करके तेजस्वी यादव से उनकी नज़दीकी के कारण अटकलें लगाई जा रही है कि वे आरजेडी के टिकट पर सिवान, गोपालगंज या फिर वैशाली से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल उन्हें टिकट देता है तो फिर वो यादव और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं पर भोजपुरी गायक और फिर अभिनेता रितेश पांडे की भी 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की चर्चा है। अटकलें हैं कि वे बीजेपी के टिकट पर किसी भोजपुरी भाषी क्षेत्र जैसे कि आरा या फिर बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। रितेश ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही है और जो उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, बिहार में मशरूम उत्पादकों को राहत दी जा रही है। अब सब्सिडी पर बिजली मिलेगा। जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को बताया है कि मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट उत्पादन तथा स्पॉन उत्पादन इकाइयों को सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है। बहरहाल मशरूम उत्पादन इकाइयों को सब्सिडी पर बिजली देने का निर्णय लिया गया है। अभी तक इन इकाइयों को वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन के अंतर्गत रखा गया था। इस कारण किसानों को लागत अधिक और फिर लाभ कम प्राप्त हो रहा था। अंत में निर्णय लिया गया है कि अब मशरूम उत्पादन से जुड़ी हुई इकाइयों को कृषि बिजली कनेक्शन का लाभ मिलेगा। वहीं पर इससे बिजली दरों में कमी आएगी, उत्पादन लागत घटेगी और फिर किसानों को अधिक लाभ होगा। वहीं पर विजय सिन्हा ने बताया है कि मशरूम उत्पादन मुख्य तौर पर जैविक कृषि आधारित है और फिर ये जलवायु नियंत्रित प्रक्रिया है जो वाणिज्यिक उद्योग के बजाय बागवानी गतिविधियों से निकटता से जुड़ी है। किसानों ने सरकार के समक्ष बिजली पर वाणिज्यिक दरों के बोझ को कम करने और फिर इसे कृषि क्षेत्र श्रेणी में लाने की मांग कर रही थी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन रही है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गए हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। वजह है जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के ताबड़तोड़ आरोप। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के बैंक खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए हैं, जिसका हिसाब उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया है। यह नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि मंगल पांडे ने दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन उस वक्त उनकी पत्नी के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए थे। फिर कर्ज का दिखावा क्यों? सवाल उठ रहा है कि अगर मंत्री जी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है तो फिर उन्हें 25 लाख रुपए उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे में आइए जानते हैं प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे और उनकी पत्नी पर क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे आरोप लगाया है कि मंगल पांडे ने दिल्ली के द्वारका इलाके में कोरोना काल के दौरान फ्लैट खरीदा। इसके लिए उन्होंने 25 लाख रुपए का कर्ज लिया, वह भी सीधे नहीं बल्कि पिता के जरिए। दिलीप जायसवाल से लिए गए पैसे उनके पहले पिता के खाते में गए, जब फिर वहां से पत्नी उर्मिला पांडे के खाते में पहुंचे और उसके बाद फ्लैट का पेमेंट किया गया। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर मंत्री जी के पास पैसे नहीं थे तभी तो कर्ज लिया, लेकिन उसी समय पत्नी के खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए मौजूद थे। आखिर ये पैसा कहां से आया और क्यों, इसका खुलासा नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे की उर्मिला के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में नंबर भी बताया और फिर धमकी दी कि आगे वे इसका खुलासा करेंगे आखिर ये पैसा आया कहां से था। वहीं पर मंगल पांडे की संपत्ति के बारे में बात की जाए तो मंगल पांडे की कुल संपत्ति 3 करोड़ 85 लाख 56 हजार रुपए है। उन पर 12 लाख रुपए का कर्ज है। उनके पास 80 हजार रुपए कैश है। मंगल पांडे के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और फिर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में कुल 2 करोड़ रुपए जमा है। वहाँ पर एनएसएस और फिर पोस्टल सेविंग में 4 लाख रुपए निवेश है। मंगल पांडे और उनकी पत्नी के पास 31 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने हैं। वहीं पर मंत्री मंगल पांडे का जन्म 9 अगस्त 1972 को बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज में हुआ था, जब वो एक ब्राह्मण किसान परिवार में आते हैं। पढ़ाई लिखाई सिवान से ही की है और फिर धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा। 1987 में उन्होंने एबीवीपी से जुड़ करके सक्रिय राजनीति में एंट्री की। उस दौर में वे सरकार विरोधी पर्चे छापते और आंदोलन में शामिल होते थे। धीरे धीरे संघ और फिर भाजपा से उनका रिश्ता मजबूत हुआ और 1989 में वे भाजपा के प्राथमिक सदस्य बने। दोस्तों, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उनके लिए सीटों की संख्या से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखती है। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि कितनी सीटों पर लड़ना है, लेकिन असल मायने उन सीटों का है जिन्हें मैं 100% जीत करके गठबंधन को दे सकूं। चिराग पासवान ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा है कि वे लोकसभा की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में 100% था, विधानसभा में भी वही स्ट्राइक रेट रखना चाहता हूँ, जहाँ मेरे लिए 2 सीटें कम ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन मायने रखती है वे सीटें जिन पर जीत पक्की हो। वहीं पर आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली थी और फिर सभी पर उनकी जीत हुई थी। खुद चिराग पासवान भी विजय हुए थे। यही वजह है कि वे बार बार अपने 100% स्ट्राइक रेट की मिसाल देते हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर उनकी ये शर्त किस हद तक असर डालती है। वहीं पर बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों को लेकर के एनडीए में 5 दलों के बीच बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल जो फॉर्मूला बन रहा है उसके अनुसार जेडीयू को 102 से 103 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 101 से 102 सीटें, एलजेपी को 25 से 28 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। बिहार के लोग एनडीए से खुश हैं, जंगल राज नहीं चाहती है, ये कहना है मनोज तिवारी का। जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव वाली सरकार को जंगल राज कहते हुए तंज कसा है। वहीं पर सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में विधानसभा चुनाव पर कहा है कि बिहार के लोग एनडीए सरकार के खुश हैं। अब बिहार 2005 वाला बिहार नहीं चाहते हैं। 2005 वाले बिहार में जंगल राज, घोटालेबाज, अपराधियों और फिर भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। 2005 के बाद बिहार में विकास शुरू हुआ है। आज बिहार पूरी तरीके से बदल चुका है। अब बिहार हाईवे, एम्स, एयरपोर्ट समेत कई सुविधाएं मौजूद हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि बिहार का व्यक्ति राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है। जब दुनिया में कहीं चुनाव नहीं होता था तो 600 ईस्वी पूर्व हमारे लक्ष्मी गणराज्य में ये प्रक्रिया होती थी। जब बिहार के लोग एनडीए को ही चुनेंगे, नरेंद्र मोदी जैसा देशभक्त प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में बिहार में फिर सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग वापस जंगल राज वाली सरकार को नहीं चुनेंगे। दोस्तों, आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर लालू परिवार में मचे घमासान के बाद सियासी पारा चरम पर है। इस बीच जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि क्या बिहार भर के यादव नेताओं की को बुद्धि नहीं है जो संजय यादव हरियाणा से आकर के राजद को चला रहे हैं। आरजेडी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, यादव समाज से भी कई बड़े लीडर हैं, फिर भी बाहर से आया व्यक्ति बता रहा है कि कैसे राजनीति करनी है, तो लोग इसका विरोध करेंगे ही। वहीं पर प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव और आरजेडी पर जम करके निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पिछले दिनों लोगों को फेंक करके कलम देने के कृत्य की निंदा की। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं, ये उनके चरित्र और संस्कार को दिखाता है। उन्होंने कहा है कि सामान्य परिवारों में कलम और कॉपी को सरस्वती मान करके प्रणाम किया जाता है, मगर तेजस्वी कलम को फेंक रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि ये कट्टा वाले नेता हैं, कलम वाले नेता नहीं है। वहीं पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सलाहकार और फिर रणनीतिकार माने जाने वाले संजय यादव का आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में विरोध बढ़ रहा है। पहले तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को जयचंद बता करके आरोपों की बौछार कर दी थी। अब उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव के तेजस्वी की सीट पर बैठने की आलोचना की है। संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। सुनील कुमार ने कहा है कि बीपीएससी द्वारा ट्राई-4 परीक्षा के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं है। मंत्री ने बताया है कि शिक्षा विभाग में अब तक लगभग 2,50,000 शिक्षक और फिर हेड मास्टरों की नियुक्ति हो चुकी है। वहीं पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और फिर बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी दृष्टिकोण के तहत शिक्षकों की बहाली और फिर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि शिक्षकों की नियुक्तियों का सीधा लाभ छात्रों के भविष्य को मिलेगा और फिर आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। फिर शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि बिहार सरकार ने अब तक 10 लाख नौकरियां दी हैं, आगे भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और शिक्षा विभाग युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके निर्णय लेगा। दोस्तों, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जो लगातार बगावती तेवर दिखा रही है, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का समर्थन मिला है। रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट और फिर मीडिया रिपोर्ट के बीच तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो कोई भी मेरी बहन का अपमान करेगा उस पर कृष्ण का
सुदर्शन चक्र चलेगा। जब रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के समर्थन में तेज प्रताप यादव ने शनिवार को यह बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी बहन पूजनीय है, उन्होंने जो भी बातें रखी है उससे हम सहमत हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि अपनी बातों को रखने का काम किया है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच्चाई है, तभी उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि हमारी बहन जो कह रही है वह 100% सही है। सच तो यह है कि एक महिला होने के नाते, एक बहन होने के नाते हमारी बहन ने सराहनीय काम किया है। उन्होंने जो किया है वह शायद ही कोई बेटी कर पाती।